गुड डे डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम जो है हमने एस्कोमाइसिटिस पढ़ा, ठीक है। और एस्कोमाइसिटिस के अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं वो देखे। नेक्स्ट जो है हम एक ऐसा फंजा पढ़ेंगे जो कि देखा जाता है कि पूरे किंगडम फंजाई के अंदर सबसे मोस्ट एडवांस्ड फंजा है। इफ़ यू रिमेंबर, ये फंजा और कोई नहीं बल्कि कौन सा है, इट इज़ बेसिडियोमाइसिटिस, है ना। बेसिडियोमाइसिटिस जो है बेटा, इट इज़ मोस्ट एडवांस्ड फंजा होता है, ठीक है। अब सबसे पहले बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर आप अगर देखो तो इसे ब्रैकेट फंजाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रैकेट फंजाई कहा जाता है। अब ब्रैकेट फंजाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो होता है, ये आपको आपने देखा होगा इसे, है ना। जैसे ट्री का, वुड का जो है ना लॉक्स होता है, ट्री के ऊपर आपने इसे ग्रो होते हुए देखा होगा। तो जो ट्री पे आपको ग्रो होते हुए दिखते हैं, इन्हें जो है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें ऐसे, राइट, ऐसे ग्रो होते हुए दिखते हैं आपको। तो इन्हें जो है क्या कहा जाता है? इन्हें ब्रैकेट फंजाई कहा जाता है ना। ट्रे पे आपने कुछ ऐसा देखा होगा, ओके। तो ठीक है, तो ऐसे कुछ आपने ट्रिप पे ग्रो होते हुए देखा होगा। तो ये जो फंजा है इसे ब्रैकेट फंजाई कहा जाता है बेटा, है ना। क्या कहा जाता है? इसे ब्रैकेट फंजाई कहा जाता है ना। ये लकड़ी जैसे ही हार्ड होता है, ठीक है। साथ ही साथ इट इज ऑल्सो कॉल्डलेस। इसे पफ बॉल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पफ बॉल्स भी कहा जाता है। अब पफ बॉल्स क्या होते हैं? जैसे इफ़ यू गो टू अमेरिका एंड सम कंट्रीज, है ना, यू विल फाइंड दैट कि जो ज़मीन पे कुछ ऐसे ऐसे बॉल जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, है ना। और लोग जो उसे, है ना, खाते भी है, लेकिन इनका टेक्सचर जो होता है रबर जैसे होता है, ठीक है। और इन्हें जो है क्या कहा जाता है? इन्हें पफ बॉल्स कहा जाता है, ठीक है। तो पफ बॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक्चुअली कैसे लगते हैं? पफ बॉल जैसे ही लगते हैं, है ना। ये कैसे लगते हैं? पफ बॉल जैसे लगते हैं। ठीक है, तो एक बॉल जैसे, है ना, पफ बॉल का अपीयरेंस होता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें पफ बॉल कहा जाता है। एक्चुअली बॉल जैसे लगता है। साथ ही साथ पफ बॉल तो कहा जाता है, साथ ही साथ इन्हें जो है नेक्स्ट क्या कहा जाता है? इन्हें मशरूम भी कहा जाता है ना। इन्हें कॉमनली क्या कहा जाता है? कॉमनली मशरूम कहा जाता है, मशरूम्स कहा जाता है ना। मशरूम्स आपने बेटा घर पे खाए होंगे, कुछ ऐसे होते हैं ना, है ना। ऐसे होते हैं, राइट। नहीं तो कुछ ऐसे भी हो सकता है। जैसे एनसीईआरटी के अंदर आप अगर देखोगे डायग्राम, तो कुछ ऐसा भी रहता है,
अब ये जो है, ये दोनों जो है खाने लायक मशरूम होते हैं, इन्हें एगारिकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एगारिकस स्पीसीज कहा जाता है। ठीक है, तो कॉमनली मशरूम जो होते हैं उन्हें एगारिकस, है ना, ये एडिबल होते हैं। एगारिकस स्पीसीज होते हैं और ये एडिबल होते हैं, है ना। कॉमनली ये जो मशरूम होता है इसे बटन मशरूम कहा जाता है क्योंकि ये बटन जैसे लगता है। ठीक है, साथ ही साथ बेसिडोमाइसीट्स जो है इसे और क्या कहा जाता है? इन्हें जो है टोड स्टूल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोड स्टूल्स कहा जाता है। अब टोड स्टूल क्यों कहा जाता है? और ध्यान रखना, टोड स्टूल जो होते हैं ये पॉइजनस मशरूम होते हैं। राइट, तो टोड स्टूल जो होते हैं बहुत डेंजरस पॉइजनस मशरूम होते हैं। ठीक है, ये एमेनिटा स्पीसीज से पाए जाते हैं। एमेनिटा स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। टोड स्टूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपने कार्टून्स में देखा होगा कि टोड जो होता है एक मशरूम के ऊपर, है ना, बैठता है, तो मे बी दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कॉल्ड एज टोड स्टूल। टोड स्टूल आप अगर देखो, ठीक है, तो ये अलग अलग शेड में पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा ऐसे लाल भड़क कलर का भी हो सकता है, ऐसे, राइट, टोड स्टूल्स। सो ये टोड स्टूल जो होते हैं, याद रखना, ये डेंजरस मशरूम होते हैं क्योंकि ये कुछ केमिकल्स बनाते हैं, है ना, और ये केमिकल्स जो होते हैं ये टॉक्सिन्स होते हैं, है ना। और टॉक्सिन ज़्यादातर आप अगर देखो न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं ये जो बनाते हैं। और ऐसे न्यूरोटॉक्सिन्स जो होते हैं दे कैन सेंड यू इन पैरालिटिक न्यूरोटिक शॉक्स, है ना। तो ये डेंजरस मशरूम होते हैं। तो एक क्यूट सा ये बना देता हूँ फ्रॉक ना। तो क्योंकि ये मशरूम जो है, हाँ, लो आपके लिए मैंने क्या फ्रॉक बना दिया, है ना। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें टोड स्टूल कहा जाता है, टोड स्टूल्स। ठीक है, तो ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स, टोड स्टूल्स, एगारिकस खाने लायक होते हैं। ठीक है, याद रखना ये पॉइजनस मशरूम होते हैं ज़्यादातर। कौन सा? इट इज एमानिटा, एमानिटा एमेनिटा स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कभी कभी बेसिडियोमाइसीट्स को जो है क्या कहा जाएगा? इसे क्लब फंजाई भी कहा जाता है, क्लब फंजाई भी कहा जाता है। इसको मैंने जनरल कैरेक्टरिस्टिक जब पढ़ा रहा था तब समझाया था कि क्योंकि ये जो बेसिडियम बनाता है, बेसिडियम जो है बेटा ये क्लब, है ना, गोल्फ के क्लब जैसे लगता है बेसिडियम, है ना। बेसिडियम जो होता है क्योंकि गोल्फ के क्लब जैसे लगता है, इसलिए जो है इसे क्या कहा जाएगा? इसे क्लब फंजाई भी कहा जाता है ना। क्लब फंजाई भी क्या कहा जाता है? इज दिस क्लियर? साथ ही साथ ये फंजाई जो होता है ना, देखा जाता है तो इसका हैबिटाट, है ना, ये आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है? पहले तो देखा तो वुड पे मिल सकता है ना। वुड पे रहेगा तो ये डिकम्पोजर का काम करता है। कौन सा काम करेगा? डिकम्पोजर का, क्योंकि ये फंजाई जो है कैन डिग्रेड ऐसे प्लांट के कंपोनेंट जो बाकी सभी फंजाई डिग्रेड नहीं कर सकते,
जैसे इट कैन डिग्रेड लिग्निन, है ना। लिग्निन जो होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होता है ना। उसके बाद पैक्टिन, इन सबको ये क्या कर सकता है, डिग्रेड कर सकता है, इसलिए ये डिकम्पोजर देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये सॉइल के अंदर भी पाया जा सकता है ना, सॉइल के अंदर भी देखा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अपना जो बेसिडियोमाइसिटिस है, इट कैन बी पैरासाइटिक इन प्लांट। क्या हो सकता है, पैरासिटिक इन प्लांट्स। जैसे ये जो है कुछ प्लांट्स, है ना, कुछ प्लांट्स जैसे आप देखो तो आपका जो वीट रहता है, राइट, वीट, वीट के अंदर ये एक डिसीज कॉज कर सकता है, और डिसीज कॉजिंग जो फंजा होता है इसे रस्ट एंड स्मट कहा जाता है। याद रखना, रस्ट अलग फंजा है और स्मट अलग फंजा है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि रस्ट क्या है, स्मट क्या है, आखिर में जब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। बेसिडियोमाइसिटिस को हम पफबॉल कह सकते हैं, मशरूम खाने लायक हो तो एगारिकस, टोडस्टूल पॉइजनस मशरूम, अमानिटा स्पीसीज कहा जाता है ना। जैसे ये पफबॉल है, ब्रैकेट फंजा है, टोडस्टूल, उसके बाद खाने वाला फंजा है, उसके बाद इसे क्लब, जैसे एस्कोमाइसिटिस को हमने क्या सैक फंजा कहा था, क्योंकि सैक जैसे स्ट्रक्चर होता है उसका। यहाँ पे बेसिडियम जैसे जो गोल्फ के क्लब जैसे होता है, इसलिए क्लब फंजा है ना। इज दिस क्लियर। ये वुड में डिकम्पोजर की तरह पाया जा सकता है, सॉइल में पैरासाइटिक हो सकता है, पैरासाइटिक जैसे रस्ट और स्मट फंजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई बार पूछा जाता है रस्ट क्या होता है, स्मट आगे हम डिस्कस करेंगे। रस्ट जो होता है वो पक्सिनिया होता है, पक्सिनिया, और स्मट जो होता है वो उस्टिगो होता है ना, उस्टिलागो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। बेसिडियोमाइसिटिस बेटा देखा जाता है कि इसके अंदर हाइफे जो होता है, हाइफे ऑलरेडी पढ़ा है, क्या होगा, सेप्टेड एंड सेप्टेड एंड ब्रांच्ड, है ना। हाइफे क्या होगा, सेप्टेड एंड ब्रांच्ड, मतलब हाइफे के अंदर आप अगर देखो तो या तो एक तो ब्रांच है हाइफे, और साथ ही साथ न्यूक्लियस के बीच में क्या है, एक पर्दा है या वॉल है जिसे हम सेप्टा कहते हैं। गुड, तो सेप्टा प्रेजेंट रहेगा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे जो सेप्टा है वो थोड़ा अलग रहेगा एस्कोमाइसिटिस से। इफ़ यू रिमेंबर, एस्कोमाइसिटिस में मैंने आपको पढ़ाया था कि सिंपल सेप्टम रहता है। यहाँ पे आप अगर देखो एक स्पेशल टाइप का सेप्टम रहेगा। इस सेप्टम को हम जो है कहेंगे क्या, इस सेप्टम को बैरल शेप सेप्टम, इफ़ यू रिमेंबर, है ना, क्योंकि ये बैरल जैसे होता है। और बैरल शेप सेप्टम को क्या कहा जाता है, इसे डोलीपोर सेप्टम कहा जाता है। ओके, सो नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, सेप्टम है, ये वाला, है ना। अब ध्यान से देखो आप, तो इसमें क्या है, जैसे मेरे पास है ना, तो सेप्टम के अंदर आप देखो तो एक पोर है ना। पोर आप अगर देखो तो ये कैसे लगता है, बंदूक का जो बैरल होता है ना, बैरल, और सिलिंड्रिकल होता है। क्या होता है, सिलिंड्रिकल होता है, इसलिए क्योंकि ये बैरल या सिलिंड्रिकल होता है, क्योंकि ये बैरल और सिलिंड्रिकल होता है, इसे जो है क्या कहा जाता है, इसे डोलीपोर सेप्टम कहा जाता है। ओके, और ये खासियत है ना। तो एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर, दोनों के अंदर ब्रांच और सेप्टेड होता है, लेकिन अलग क्या होगा, एस्कोमाइसिटिस के अंदर हमने देखा कि सिंपल सेप्टम होता है, यहाँ पे एक बैरल जैसा सेप्टम होता है, जिसे क्या कहते हैं बेटा, उसे हम डोलीपोर सेप्टम कहते हैं। इज दिस क्लियर। तो ब्रांच और सेप्टेड हाइफे
सेप्टा जो है ना, सेप्टम, सेप्टम के अंदर क्या है, डोली पोर, पोर जो होता है बैरल शेप या सिलेंड्रिकल होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, सेल वॉल देखा जाता है ना। सेल वॉल देखो, सेल वॉल सिंपल सी बात है, काइटिन से बना होगा, है ना, जो कि किसका पॉलीमर है, एनेसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, है ना, ग्लूकोज अमाइन। सेल वॉल किसका पॉलीमर है, इट इज़ ए पॉलीमर ऑफ एनेसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। बहुत ही सिंपल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, सब कुछ पढ़ा हुआ है ना, बस हमको कड़ियाँ जोड़नी है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक हमने सबने पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, बस आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखनी है, उधर से कुछ पॉइंट यहाँ पे जोड़ेंगे, उसको जोड़ के हमें बेसिडम एसिड्स को देखना है बस। आगे देखो नेक्स्ट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय व्हाट, फ्रेगमेंटेशन। क्या होगा यहाँ पे, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है ना। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, एक फ्रेगमेंट होता है बड़ा, कई फिजिकल प्रोसेसेस, जैसे किसी ने पैर रख दिया, हवा से टूट गया, सड़ गया, उसकी वजह से जो बड़ा जो फ्रेगमेंट होता है ना, बड़ा हैफी जो होता है फंजाई का, वो कई हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसे फ्रेगमेंट कहा जाता है। हर एक फ्रेगमेंट नई फंजाई को बनाता है, उसे फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। देखा जाता है कि इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों, क्योंकि आप अगर देखो, फाइकोमाइसिटिस के अंदर देखा हमने, एस्कोमाइसिटिस के अंदर देखा, फाइकोमाइसिटिस के अंदर स्पोरेंजिया बन रहा था, जिसके अंदर मोटाइल या नॉन मोटाइल स्पोर बन रहे थे। एस्कोमाइसिटिस के अंदर हमने देखा कि कोनिडिया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन बेसिडोमाइसिटिस में देखा जाता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान स्पोर्स ज़्यादातर नहीं पाया जाता है। इज दिस क्लियर? इसलिए आप अगर देखो एनसीईआरटी में क्लियर कर लिखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही नहीं, नेक्स्ट देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब देखा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी जो है सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होंगे। मैंने आपको एस्कोमाइसिटिस में पढ़ाया था कि सेक्स ऑर्गन जो होता है, जैसे फीमेल सेक्स ऑर्गन को एस्कोगोनियम कहा जाता है, वैसे सेक्स ऑर्गन जो है यहाँ पे पाए नहीं जाते हैं। सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं बेसिडोमाइसिटिस के अंदर पाया नहीं जाता है। तो आप क्वेश्चन आता है कि क्या इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? जरूर होगा, इसलिए तो मोस्ट एडवांस फंजा है। भले इसके पास आप देखो तो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, फिर भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी रखता है। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? होता यह है कि जो वेजिटेटिव हाइफे होता है या नॉन सेक्सुअल सेल होते हैं, जिन्हें सोमैटिक सेल्स कहा जाता है, मतलब जो बॉडी के सेल्स होते हैं, बॉडी के सेल्स को हम क्या कहते हैं? सोमैटिक सेल्स कहते हैं। तो फंजाई के बॉडी के सेल्स, मतलब जो सेक्स ऑर्गन के पार्ट नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के पार्ट नहीं है, मतलब बॉडी के सेल्स अपोजिट सेक्स के या अपोजिट जीनोटाइप्स के या स्ट्रेन के क्या करेंगे? आपस में डायरेक्टली फ्यूज करेंगे, और इसे हम क्या कहते हैं? सोमाटोगेमी कहते हैं। सोमेटोगेमी का मतलब क्या है? सेक्स ऑर्गन्स बनते नहीं है, जबकि वेजिटेटिव या सोमेटिक हाइफी जो होता है फंजाई का, वो आपस में फ्यूज करता है। इसका मतलब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप अगर देखो पाया जाता है कैसे? बाय फ्यूजन ऑफ
फ्यूजन ऑफ व्हाट, याद रखना, या तो सोमेटिक और वेजिटेटिव हाइफे। याद रखना सोमेटिक और वेजिटेटिव हाइफे जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, बॉडी के सेल्स होते हैं। मतलब यहाँ पे स्पेशल सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनते हैं, बॉडी के सेल्स ही क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सोमेटिक या वेजिटेटिव हाइफे ऑफ व्हाट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, एक मेल और फीमेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन या जीनोटाइप, है ना, ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन को मतलब क्या है, जैसे मेल और फीमेल होता है वैसे ही मेल स्ट्रेन फीमेल स्ट्रेन, मतलब अपोजिट सेक्स, है ना, डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप, है ना। ज़रूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि दो सेक्सेस जो आपस में टुगेदर आते हैं उनके जीन के अंदर चेंज हो, मतलब डिफरेंट जीनोटाइप हो। याद रखना इनके बीच में क्या होता है, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्यूजन ऑफ द सोमेटिक या वेजिटेटिव हाइफे ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप टू फॉर्म व्हाट, प्लाज्मोगेमी, टू फॉर्म प्लाज्मोगेमी। अब आप पूछोगे कि सर क्या बोल रहे हो आप, समझाता हूं। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ बेटा दो फंजा है, क्या है मेरे पास, ऐसे दो फंजा है ना, एक फंजा है और दो फंजा है। अब ये फंजा जो होता है ये सॉइल के अंदर आप देखो, है ना, ज़मीन के अंदर क्या बनाते हैं, ज़मीन के अंदर हाइफे बनाते हैं, और इन हाइफे को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव या सोमेटिक हाइफे कहते हैं, है ना। इन हाइफे को हम क्या कहेंगे, इन हाइफे को जो ये ज़मीन के अंदर बनाते बेटा, इन्हें हम क्या कहेंगे, सोमेटिक या वेजिटेटिव हाइफे। ओके, और ये हाइफे जो है जनरली हमें सॉइल के, क्योंकि ये सॉइल के नीचे रहते हैं, है ना, सॉइल के नीचे पाए जाते हैं ये हाइफे। इन हाइफे को हम क्या कहते हैं, इन हाइफे को, है ना, वेजिटेटिव हाइफे कहते हैं। क्या कहते हैं, वेजिटेटिव हाइफे कहते हैं। अब ये वेजिटेटिव हाइफे में आप अगर देखो तो देखा जाता है कि क्या होता है, हाइफे आपको पता ही होगा, हाइफे के अंदर कंडीशन क्या होता है, सेप्टेड एंड ब्रांच्ड, मतलब हर एक हाइफे के अंदर आप अगर देखो तो कितने सेल, कितने न्यूक्लियस होते हैं, एक एक न्यूक्लियस होता है। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान हमें क्या होने से मतलब है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेजेस दोहराए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेजेस कौन कौन से होते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। अब देखा जाता है कि यहाँ पे जैसे एस्कोमैसिडिस में हमने देखा यहाँ पे सेक्स ऑर्गन नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे वेजिटेटिव हाइफे जो होता है, मतलब मान लेते हैं कि ये प्लस है ना, येलो, और ये दूसरा जो है माइनस, मतलब अपोजिट स्ट्रेन है। अपोजिट क्या है, अपोजिट मान लेते हैं ये स्ट्रेन है ना। अपोजिट स्ट्रेन को मैंने कैसे दर्शाया, प्लस और माइनस से, मतलब ये इन दोनों का जीनोटाइप क्या है, अलग है। क्या यहाँ पे सेक्स ऑर्गन बना, नहीं, यहाँ पे बस वेजिटेटिव हाइफे, मतलब बॉडी के सेल्स, मतलब नॉन सेक्स सेल्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। होता यह है कि यहाँ पे जो आप अगर देखो यहाँ पे आपको कैसा हाइफे के अंदर कंडीशन क्या है, मोनोकैरियोटिक, मतलब हर एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस है बेटा, हर एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस है, हर एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है, राइट, एक न्यूक्लियस। तो इसे हम क्या कहेंगे, एन कहेंगे। दूसरे हाइफे के अंदर भी आप अगर देखो यहाँ पे भी कैसा कंडीशन है, सेम चीज, इसके अंदर भी एन होगा, राइट, इसके अंदर भी कितने न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है, इसे भी एन।
तो ऐसे वेजिटेटिव हाइफे जो होते हैं, मतलब याद रखना सेक्स ऑर्गन नहीं है, बॉडी के ही सेल क्या करते हैं, आपस में फ्यूज करते हैं। आपस में क्या करते हैं, आपस में ऐसे आपस में फ्यूज कर जाते हैं। ध्यान से देखो तो, आपस में क्या करते हैं, फ्यूज कर देते हैं। अब इसको अगर मैं एनलार्ज करूं तो आपको ये कैसे लगेगा, है ना, यही पार्ट मैं एनलार्ज करूं तो आपको बेटा ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं पे बॉडी के सेल्स ही क्या किए हैं, बॉडी के सेल्स ही आपस में, अपोजिट स्ट्रेन के बॉडी के सेल्स आपस में क्या किए हैं, फ्यूजन किए हैं, है ना। है ना। अब देखो ये एन है और दूसरा एन बन गया ना, क्या बन गया, एन प्लस एन, जिसे हम क्या कहते हैं, डाइकैरियन, है ना, डाइकैरियन। मतलब यहां पे ऑलरेडी क्या हो गया है, प्लाज्मोगेमी, राइट। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना अजीब और स्ट्रेंज होता है कि बॉडी के सेल्स जो अपोजिट स्ट्रेन के, मतलब दो फंजाई के बॉडी के सेल्स आपस में क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं। इसका मतलब कोई भी गैमेट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो और एक पॉइंट यहां पे क्या लिखते हैं हम, नो गैमेट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, नो गैमेट्स आर फॉर्म्ड। क्या आपने गैमेट बनते हुए देखा ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कोई गैमेट बना नहीं। अब देखो ये डाइकैरियन बन गया। अब डाइकैरियन के बाद क्या हो सकता है, मतलब पहला स्टेप क्या हो गया, प्लाज्मोगेमी हो गया। सेकेंड स्टेप बेटा आपको पता होगा कि कैरियोगेमी होता है। लेकिन देखा जाता है कि ये जो बेसिडोमाइसिटिस है इसके अंदर प्लाज्मोगेमी के बाद इमीडिएटली कैरियोगेमी नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा उसे हमें समझना पड़ेगा। होता यह है कि नेक्स्ट मैं आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट देखो, एक बार मान लो कि यहाँ पे क्या हो गया, एक बार मान लो कि यहाँ पे प्लाज्मोगेमी हो गया, ठीक है, प्लाज्मोगेमी हो गया। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, जैसे n प्लस एन मिलता है ना, n और n मिलता है। अब देखा जाए तो ये जो n प्लस एन मतलब दो न्यूक्लियस है, इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो मिल गए, लेकिन इनके न्यूक्लियस जो है इमीडिएटली मिलते नहीं है ना। तो आगे जाके जो है ये क्या करेंगे, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। अब ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। ये जो स्ट्रक्चर बना है उस स्ट्रक्चर के अंदर हर एक सेल में आप अगर देखो तो कितने, हर एक सेल में दो न्यूक्लियस होंगे। कितने न्यूक्लियस होते हैं, हर एक सेल में दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। हर एक सेल में कितने, दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसका मतलब ये जो इसने बनाया है बेटा, इसके अंदर कंडीशन कैसा है, n प्लस एन। और ये जो हाइफे है, इफ यू रिमेंबर, इसे क्या कहा जाता है, इसे डाइकैरियोटिक हाइफे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाइकैरियोटिक हाइफे कहा जाता है। डाइकैरियोटिक हाइफे में आप अगर देखो यहाँ पे एक सेल रहता है ना। अब ये एक सेल जो है ऊपर जो रहता है, ये बेसिडियम मदर सेल बनेगा। क्या बनेगा, बेसिडियम मदर सेल बनेगा। इसका मतलब ये एक डिप्लॉयड सेल है, सॉरी, ये एक ऐसा सेल है जो डाइकैरियोटिक होता है, n प्लस एन होता है। और ये बेसिडियम मदर सेल का मतलब क्या है, ये आगे जाके किसको बनाएगा, बेसिडियम को बनाएगा। इज दिस क्लियर। अब देखो
यहाँ पे प्लाज्मोगेमी के बाद, है ना, प्लाज्मोगेमी के बाद इमीडिएटली आप अगर देखो कैरियोगेमी नहीं हुआ है, पहले क्या बना है, डाइकैरियोटिक हाइफे बना है। इज दिस क्लियर? इसका मतलब प्लाज्मोगेमी इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगेमी, देयर इज ए डाइकैरियोफेज। देखा जाता है कि बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर लॉन्गेस्ट डाइकैरियोफेज होता है। क्या होता है? इट कंटेन्स लॉन्गेस्ट डाइकैरियोफेज। अब ये डाइकैरियोफेज क्या होता है ये आपको बताने की ज़रूरत आई होप कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने 10 बार दोहराया होगा डाइकैरियोफेज क्या होता है। प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में जो अंतराल होता है उसको हम क्या कहते हैं? डाइकैरियोफेज कहते हैं। अब यहाँ पे देखो कि नेक्स्ट क्या होता है कि जो आपका डाइकैरियोटिक हाइफे था, राइट, जिसके अंदर हर एक सेल के अंदर कितने थे? n+n कंडीशन था। उसने एक क्लब जैसा स्ट्रक्चर बनाया। क्या बनाया? ये क्लब जैसा स्ट्रक्चर बनाया। इस क्लब जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? इसे बेसिडियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेसिडियम। बेसिडियम के अंदर आप अगर देखो अभी तक कैसा कंडीशन है? n+n है। नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा कि बेसिडियम जो है उसके अंदर जो n+n है वो आपस में क्या करेगा? n और n आपस में क्या करेगा? फ्यूज करेगा। जब n और n आपस में फ्यूज करेगा तो हमें क्या मिलेगा? ध्यान से देखो, जब n और n आपस में फ्यूज करेगा इट विल रिजल्ट इन 2n। अब 2n क्या होता है? ये होता है जाइगोट। इसका मतलब यहाँ पे सेकेंड स्टेप होता है जिसको हम क्या कहते हैं? n+n मतलब न्यूक्लियस आपस में मिलते, इसे कैरियोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियोगेमी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि कैरियोगेमी जो होता है इट टेक्स प्लेस ऑन द बेसिडियम, है ना। कैरियोगेमी टेक्स प्लेस ऑन बेसिडियम, है ना। याद रखना ये जो स्ट्रक्चर है इसे बेसिडियम कहा जाता है। और फिर वही जो लास्ट टाइम मैंने कहा था, हमारे पास 2n4c है ना, तो 2 हिस्सों में बटेगा, n2c भी 2 हिस्सों में, nc, ये भी nc और nc। n क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। 2n क्या था? डिप्लॉइड था, राइट। और ये 4 जो है ये चारों क्या है? ये चारों बेटा क्या है? स्पोर्स है ना। सेम चीज बेसिडियम के अंदर यहाँ पे क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में थर्ड स्टेप आपका क्या होगा? मियोसिस होता है ना। तो बेसिडियम के अंदर जाइगोट फॉर्मेशन होता है, उसके बाद मियोसिस होगा। मियोसिस आपको पता ही होगा कि रिडक्शन होता है। तो बेसिकली यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि रिडक्शन की वजह से यहाँ पे ऐसे 4 स्पोर बनते हैं। कितने? 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। 4 स्पोर बनते हैं जो कि हैप्लॉइड स्पोर होते हैं। इन स्पोर को जो है हम क्या कहेंगे? सोच के बताओ। इफ़ यू रिमेंबर एस्कोमाइसिटिस के अंदर जो हैप्लॉइड स्पोर बने थे वो एक बैग जैसे स्ट्रक्चर में बने थे, जो जिस बैग को हमने एस्कस कहा था। वो स्पोर जो थे उन्हें हम एस्कोस्पोर्स कहा था। यहाँ पे देखो एक बेसिडियम या क्लब जैसे स्ट्रक्चर पे बना है ना। किस पे बना है? बेसिडियम पे बना है। तो ऐसे स्पोर को हम क्या कहेंगे बेटा? इन्हें बेसिडियोस्पोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेसिडियोस्पोर्स कहा जाता है। इज दिस क्लियर? तो आई होप यहाँ के क्लियर हो गया। प्लाज्मोगेमी के बाद क्या बनता है? डाइकैरियोटिक हाइफे बनता है। डाइकैरियोटिक हाइफे को इफ़ यू रिमेंबर इसे सेकेंडरी हाइफे भी कहा जाता है, क्योंकि प्राइमरी तो मोनोकैरियोटिक होता है। उसके बाद बेसिडियम बनता है। बेसिडियम पे कैरियोगेमी होगा, ठीक है। कैरियोगेमी के बाद मियोसिस होता है। मियोसिस से कितने 4 स्पोर बनते हैं। कितने? याद रखना, 4 स्पोर्स बनते हैं। कितने?
4 स्पोर्स बनते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम बेसिडियोस्पोर्स कहेंगे। इज दिस क्लियर? तो आई होप कि ये सब कुछ क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बेसिडियोस्पोर्स जो है वो कहाँ पे है? बेसिडियम पे है। अब बेसिडियम कहाँ पे होगा? सोच के बताओ, सोच करके अच्छे से बताओ। गुड। तो बेसिडियम जो है बेटा, आपको पता होगा कि बहुत सारे बेसिडियम किस पे रहेंगे? एक फ्रूटिंग बॉडी पे रहेंगे। एस्कोमाइसिटिस में हमने देखा था एस्कस के अंदर स्पोर बन रहे थे, एस्कोस्पोर्स, और एस्कस जो है बहुत संख्या में एक स्ट्रक्चर पे थे जो कि फ्रूटिंग बॉडी था, जिसे हमने क्या कहा था? एस्कोकार्प कहा था। वैसे ही आप अगर देखो यहाँ पे भी सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी अपना क्या रहेगा? अपना फंजाई रहेगा, ठीक है, ऐसे फंजा है ना। फंजाई के अंदर आप अगर देखो तो कुछ ऐसे क्या रहता है? गिल्स रहेंगे, है ना। फंजाई में बेटा क्या रहेंगे? ऐसे गिल्स रहेंगे। नीचे की तरफ आप देखोगे तो ऐसे गिल्स जैसे रहता है। इस गिल्स के अंदर आप ध्यान से अगर देखोगे, ठीक है, ध्यान से देखोगे तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है ना। और उसके ऊपर ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे बेसिडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेसिडिया। इफ यू रिमेंबर, एस्कोमाइसिटिस के अंदर हमने एसआई कहा था। एसआई का मतलब क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी एस्कस, बहुत सारे एस्कस मिला के, मतलब बहुत सारे मैनी बेसिडियम, है ना। बेसिडिया क्या होता है? मैनी बेसिडियम मिला के क्या बनता है? बेसिडिया बनता है। अगर मैं इसको फिर और जूम करता हूं तो आप अगर देखोगे ऐसा आपको मिलेगा, है ना। और इस पे देखो तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा। और आपको तो पता ही है कि हर एक बेसिडियम के ऊपर 4 ऐसे क्या रहेंगे? गुड, 4 स्पोर रहते हैं, है ना, जो हमने अभी क्या किया था? अभी देखा था। इज दिस क्लियर? तो यहां पे क्या एयर के कांटेक्ट में है? ये स्ट्रक्चर गिल्स तो एयर के कांटेक्ट में है। इसका मतलब बेटा अपना बेसिडियोस्पोर जो है ना, अपनी जो स्पोर है, कौन से? बेसिडियोस्पोर्स जो है, क्योंकि खुले में बने जाते हैं, मतलब एयर के कांटेक्ट में होते हैं, तो क्या ये एक्सोजेनस होंगे या एंडोजेनस? गुड। ये स्पोर कैसे होंगे? दे आर हाउ? दे आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड। गुड। क्लियर हो गया? कितने? 4, है ना। 4 स्पोर है। किस पे है? बेसिडियम पे है। आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया है। बेसिडियम के ऊपर बेसिडियोस्पोर रहते हैं 4। ऐसा बेसिडियम, बहुत सारा बेसिडिया कलेक्शन होता है, और ये फंजाई के निचले पार्ट जिसे गिल्स कहा जाता है उसमें पाए जाते हैं। अब और एक चीज़ है, फंजाई जो है बेटा, ये ज़मीन के अंदर या ऊड पे ऐसे रूट लाइक स्ट्रक्चर से, है ना, रूट या राइजो, हाँ, रूट लाइक स्ट्रक्चर से क्या करेगा? अटैच होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, है ना। क्योंकि फंजाई कहीं पे जैसे सॉइल है ना,
सॉइल के अंदर जो बेटा है ये रूट जैसे स्ट्रक्चर बनाएगा। इस रूट जैसे स्ट्रक्चर को याद रखना, इसे है ना, ये जो स्ट्रक्चर होता है उसे या तो राइजोमॉर्फ कहा जाता है या इसे स्क्लेरोटिया कहा जाता है ना, स्क्लेरोटिया। इसका मतलब फंजाई कहीं पे जैसे सॉइल पे या वुड पे चिपकने के लिए रूट जैसे स्ट्रक्चर अपने अंदर क्या करता है, स्प्रेड करता है सॉइल के अंदर, या कहाँ पे, सॉइल के अंदर या वुड के अंदर। इसे राइजोमॉर्फ, राइजोइड जैसा, मतलब रूट जैसा। रूट नहीं, क्यों, फंजाई के अंदर ऑर्गन्स पाए नहीं जाते और रूट क्या है, ऑर्गन है। तो रूट जैसा जिसे हम राइजोमॉर्फ या स्क्लेरोटिया कहते हैं, याद रखना। आई होप बेटा कि यहाँ तक आपको जो है बहुत अच्छे से बेसिडियोमाइसीट्स जो है अच्छे से, बहुत अच्छे से क्या होगा, समझ में आया होगा। इज दिस क्लियर? ओके। नेक्स्ट आते हैं हम एग्जाम्पल्स। ओके, एग्जाम्पल्स ज़्यादा कुछ नहीं है ना। एग्जाम्पल्स ऑलरेडी बेटा आपने पढ़ा होगा। एक तो टोडस्टूल है, अमेनिटा है ना, अमेनिटा स्पीसीज, टोडस्टूल अमेनिटा स्पीसीज। हमने देखा कि अमेनिटा जो होते हैं पॉइजनस मशरूम होते हैं, याद रखना, ये पॉइजनस होते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सेकेंड, रस्ट एंड स्मट फंजाई है ना, रस्ट एंड स्मट फंजाई। जैसे रस्ट आप अगर देखो अलग अलग प्रकार के रहते हैं, ब्राउन रस्ट रहता है ना। उसके बाद आप देखो तो येलो रस्ट रहता है, ब्लैक रस्ट रहता है, ठीक है। तो कई प्रकार के जो है रस्ट रहते हैं। अब ये सभी जो है रस्ट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ऑन व्हीट। कहाँ पे, इसका मतलब वी कैन से ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, येलो रस्ट ऑफ व्हीट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। ये सभी रस्ट जो फंजाई होता है, ये रस्ट फंजाई बेटा कौन सा है, ये याद रखना, ये पक्सिनिया होता है, पक्सिनिया होता है। तो पक्सिनिया जो होता है इसे रस्ट फंजाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रस्ट फंजाई कहा जाता है। वहीं पे आप अगर देखो दूसरा है स्मट फंजाई। स्मट फंजाई भी आप अगर देखो इसका व्हीट के अंदर है ना, बाद में कहाँ पे आपका मेज जो है ना, जिसे जिया मेज कहा जाता है, जिया मेज, इसके अंदर पैरासाइटिक होता है ना। तो ये दोनों फंजाई कैसे है, ये फंजाई पैरासिटिक होते हैं। व्हीट और मेज के अंदर ये बनाते हैं, स्मट बनाते हैं। स्मट मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये बहुत सारे क्या बनाते हैं, स्पोर बनाते हैं, है ना। बहुत सारे स्पोर का इकट्ठा होना कहाँ पे, व्हीट या मेज के दानों पे, है ना। जैसे व्हीट का दाना रहेगा या मेज का दाना रहेगा, ऐसे इसके दानों पे जो है ये ऐसे स्पोर ग्रो करेगा। इसे स्मट कहा जाता है ना। इसे क्या कहा जाता है, स्मट कहा जाता है। और ये स्मट फंजाई जो होता है ये और कोई नहीं, उस्टिगो होता है, उस्टिगो है ना। तो इसमें भी अगर अलग अलग होते हैं, उस्टिगो न्यूडाट्रिटिका है। न्यूडाट्रिटिका मतलब ये लूज स्मट होता है ना। अलग अलग प्रकार के होते हैं, कवर्ड स्मट होते हैं, लूज स्मट होते हैं, उसको डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है। याद रखना बस कि उस्टिगो जो होता है एक स्मट फंजाई है। ओके, उसके बाद तीसरा ऑलरेडी पढ़ा है हमने, एडिबल फंजाई
है ना, एडिबल फंजाई। एडिबल फंजाई में क्या आएगा, एक तो पफ बॉल आएगा, है ना, पफ बॉल आता है। उसके बाद हमने ऑलरेडी देखा एगारिकस, है ना, एगारिकस पफ बॉल, ये एडिबल फंजाई होता है, ठीक है। तो ये कुछ जो है आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, बेसिडोमाइसीटिस के अंदर। आई होप कि बेसिडोमाइसीटिस जो बेटा आपको बहुत ही इंटरेक्टिवली यहाँ पे समझ में आया होगा। मैंने ज़्यादा यहाँ पे लिखवाया नहीं है, बहुत ही अच्छे से डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो कौन सा इम्प्रूवमेंट चाहिए आप कमेंट में बहुत अच्छे से बता सकते हैं, ताकि हम जो है अपने वीडियो और बेहतर बना सके, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द शिक्षा कुंज चैनल, ठीक है। आई विल सी यू इन नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, ओके, थैंक यू।